नमस्कार साथियों। आज हम आपके लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड। इसके संबंध में हम आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि इस समय ये जो मुद्दा है वो बहुत ही चर्चा में चल रहा है। और जो भी मुद्दा चर्चा में चलता है या सरकार से संबंधित होता है या हमारे संविधान से संबंधित होता है, उससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही आते हैं, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो हम जानेंगे कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है। देखिए, चुनावी बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग का एक तरीका था। यानी कि जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको, देखिए, वो किसी प्रकार की सर्विस तो कर नहीं रही हैं। जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ना ही उनको मंथली कोई इनकम होती है, लेकिन उनके पास पैसा कहाँ से आता है। जो भी वो चुनाव का प्रचार करते हैं उसके लिए ये जो भी फंडिंग होती है वो कहाँ से आती है। तो वो जो चुनावी बॉन्ड है वो इसी से संबंधित है, फंडिंग से ही संबंधित है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनके पास, देखिए, अलग अलग जो राजनीतिक दल होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी प्रचार प्रसार करते हैं जिससे कि उनको वोट मिले। जैसे कि अगर वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं या रैलियाँ निकाल रहे हैं या फिर टेम्पलेट्स हैं और भी बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं, तो उन सब में बहुत सारा खर्चा हो जाता है। और ये खर्चा कहाँ से आता है वो सब आज हम जानेंगे। देखिए, हमारा पहली लाइन है, चुनावी बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग का एक तरीका था। यानी कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको पैसा देने के लिए कोई भी पैसा उनको चुनावी बॉन्ड के तहत दे सकता था। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये एक तरीके का की रसीद होती है जिस पर देने वाले का नाम नहीं होता है लेकिन लेने वाले का नाम होता है। देखिए, सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 के बजट में लाया गया था। यानी कि जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड है वो 2017 के बजट में अरुण जेटली द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, इसे 29 जनवरी 2018 में लागू किया गया था। यानी कि 2017 के बजट में इसको पेश तो किया गया था, लेकिन 29 जनवरी 2018 में इसको लागू कर दिया था। अब लागू कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, चुनावी बॉन्ड की योजना केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक। अब देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि कौन से वित्त विधेयक में चुनावी बॉन्ड पास किया गया था। ठीक है, तो हम दोनों नाम याद करेंगे, चुनावी बॉन्ड भी कहते हैं इसको, इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहते हैं। तो वित्त विधेयक हमारा है इसमें 2017 में पास किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम, भारतीय स्टेट बैंक की कुछ चुनिंदा शाखाओं के द्वारा इसे खरीदा जा सकता था। देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है इसको हम कहीं से भी नहीं खरीद सकते थे। इसे केवल स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक जो है एसबीआई हमारी, उसकी कुछ चुनिंदा शाखाएं थी, उन्हीं के द्वारा हम इसको खरीद सकते थे। और खरीदने के बाद अपनी जो मनपसंद राजनीतिक पार्टी है उसको हम दे सकते थे। देखिए, इस बॉन्ड को खरीदने वाले का नाम उल्लिखित नहीं होता था। यानी कि ये एकदम से गुप्त होता था। केवल एसबीआई को पता होता था कि किसने ये बॉन्ड खरीदा है। ठीक है, क्योंकि जो खरीदता था उसकी केवाईसी जमा होती थी एसबीआई में। नेक्स्ट हम चलते हैं, यह अवधि केवल 15 दिन हो, इसकी अवधि केवल 15 दिन होती थी। यानी कि जैसे कि किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा तो उसको केवल 15 दिन में ही वो कैश कर सकता था। यानी कि ये एक, जैसे कि किसी व्यक्ति ने खरीदा, उसको खरीदने के 15 दिन के अंदर ही वो जो राजनीतिक पार्टी है जिसके लिए खरीदा गया है वह 15 दिन के अंदर ही इसको कैश करा सकती थी, इन कैश करा सकती थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए, आपके सामने मैंने एक सैंपल रखा हुआ है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है। देखिए, इसको इस तरीके का होता था। ये इस तरीके का सैंपल आपके सामने मैंने लाया है, भारतीय स्टेट बैंक और ये इलेक्टोरल बॉन्ड। देखिए, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो यह बॉन्ड 1,000, 10,000, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000
1 करोड़ रुपए के मूल्य में लिए जाते थे। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है ये या तो आप 1,000 रुपए के ले लीजिए, 1,000 का या 10,000 का या 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ रुपए के लिए जाते थे। यानी कि अधिकतम 1 करोड़ के, यानी कि कोई भी व्यक्ति है अगर उसे 5 करोड़ रुपए दान में देने हैं किसी राजनीतिक पार्टी, देखिए राजनीतिक पार्टी को अगर कोई दान दे रहा है तो उसका अमाउंट ज़्यादा ही होगा। तो अगर आपको 5 करोड़ दान में देने हैं तो आप 1-1 करोड़ के 5 बॉन्ड खरीद सकते हैं। मतलब उसकी कोई सीमा नहीं थी, आप कितने भी बॉन्ड खरीद सकते हैं जितने आप खरीदना चाहें। नेक्स्ट चलते हैं, चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता था। यानी कि ये नहीं कि आप साल में कभी भी चले जाइए बैंक में तो खरीद लीजिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। ये इसकी जो निश्चित डेट होती थी, जैसे कि जनवरी माह में 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक, अप्रैल माह में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, जुलाई में 1 तारीख से 1 जुलाई से 10 जुलाई तक, अक्टूबर में 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। यानी कि जो ये महीने दे रखे हैं 4 महीने, हर 3 महीने के अंतराल पर इसके 10 शुरुआत के 10 दिनों में ही आप इसको उस बैंक में जाकर, SBI बैंक में जाकर खरीद सकते थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इस जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड था इसके संबंध में चुनाव आयोग का क्या कथन था कि इससे पारदर्शिता खत्म होगी और फर्जी कंपनियां खुलेंगी। चुनाव आयोग का कहना था कि इसमें पारदर्शिता खत्म होगी और फर्जी कंपनियां खुलेंगी। अब मेन हमारा जो मुद्दा है कि इसमें पारदर्शिता खत्म हो रही थी। किस तरीके से खत्म हो रही थी कि चुनाव आयोग ऐसा कह रहा था, किस तरीके से, देखिए कोई भी कंपनी है जिस समय वो अपना दान किसी राजनीतिक पार्टी को देगी, उसने दे दिया, उसके उपरांत अगर वो शासन में आ जाती है वो पार्टी, तो इतना तो ऑब्वियसली होगा कि जिस कंपनी ने उसको दान दिया है तो वो उसके पक्ष में कार्य करेगी, यानी कि उसको बढ़ावा देगी क्योंकि उसने उसको दान दिया था। और यह गुप्त होता था और किसी को भी पता नहीं चल सकता था कि किसने दिया है, लेकिन उस राजनीतिक पार्टी को तो पता होता था कि किस कंपनी ने हमको कितना दान दिया है। तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें पक्षपात हो जाएगा कि इस कंपनी ने हमको ज़्यादा दान दिया था तो हम इसको ज़्यादा प्रॉफिट कराएंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं, ये चुनाव आयोग का कहना था। नेक्स्ट हम चलते हैं, रिजर्व बैंक का क्या कहना था। देखिए जो उसमें रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे उनका क्या कहना था, उर्जित आर पटेल ने कहा कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए ADR, ये जो ADR संस्था है, ये संस्था क्या थी, इस संस्था ने एक केस कर दिया। ये संस्था हमारी किस पर कार्य करती है कि ये हमारी संस्था जो है चुनाव में किस प्रकार पारदर्शिता लाई जाए, ये कार्य करती है कि किस तरीके से हमारा जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो, सही तरीके से हो, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की पक्षपात ना हो। तो जो ADR संस्था थी उसने, इस संस्था ने एक केस कर दिया जिसकी इसकी गहन जांच हो कि जो भी चुनाव आयोग कह रहा है, जो हमारी रिजर्व बैंक कह रही है, क्या इसमें सत्यता है। तो इसके लिए इसने एक केस कर दिया। तो उसमें क्या देखा गया, अब ये केस क्यों किया गया वो हम जानेंगे कि क्यों किया गया। क्योंकि जो हमारी कंपनियां थी, देखिए इसमें भी कुछ थी कि प्रॉफिट का, जो हम कंपनियां जो भी प्रॉफिट अपना कमा रही हैं उसका केवल 7% ही दान कर सकती हैं। लेकिन क्या था, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जब लाया गया इसमें ये कितना भी दान कर दें। अब आप ही सोचिए कि कोई भी अपनी जो प्रॉफिट हो रहा है उससे 7% तो कोई भी कंपनी दान कर सकती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वो दान कर रही है तो क्यों कर रही है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा था। और जो रेवेन्यू है तो उसका 10%, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई सामान अपने 500 रुपये का बेचा, तो वो 500 रुपये उसका रेवेन्यू हो गया, तो वो रेवेन्यू का 10% दान कर दे तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या था, वो जो जब से ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आए वो कितना भी दान कर सकती है, तो वो अपने
100% भी दान कर रही है, 50% भी दान में दे रही है, तो वो इतना दान क्यों कर रही है? इसमें उनका स्वार्थ है। इस ये और जो हद तो तब हो गई कि जब जो कंपनियाँ लॉस में जा रही थीं, जो कंपनियाँ हमारी लॉस में जा रही थी वो भी दान कर रही हैं। तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह हुआ कि जो कंपनी लॉस, खुद ही लॉस में है, वो दान कैसे कर सकती हैं? मतलब हमें जब खुद ही घाटा आ रहा है तो हम अपनी कंपनी को उठाना चाहेंगे कि वो पैसा उठा के सरकार को दे देंगे, किसी राजनीतिक पार्टी को दे देंगे। और इसमें दूसरा खतरा ये भी था कि जो सेल कंपनियां थीं, सेल कंपनियां जैसे कि विदेश से हम दान नहीं ले सकते थे, लेकिन अगर चाइना की कोई कंपनी है और वो इंडिया में जिसने अपनी सेल कंपनी या मदर कंपनी खोल रखी है, तो वो जो मदर कंपनी, जो सेल कंपनी है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को दान दे सकती थी। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली ये विदेश से ही हमारा लेन देन हो गया, मतलब वहाँ से भी दान आ रहा था। तो इस तरीके से अगर हम उस कंपनी से दान लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसकी बात भी माननी पड़ेगी, अगर हम शासन में आते हैं तो इस तरीके से एडीआर ने इन सब बातों के लिए इस पर केस कर दिया और इसकी गहन जांच हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, देखिए संविधान से संबंधित या संविधान में कोई भी परिवर्तन होता है या सरकार से संबंधित होता है तो संविधान पीठ का गठन होता है और 5 जजों के संविधान पीठ के द्वारा इस केस की सुनवाई की गई। देखिए इस केस की सुनवाई के दौरान कौन कौन से जज थे? देखिए जो संविधान पीठ थी उनके जज के अध्यक्ष कौन थे? CJI चंद्रचूड़ जी, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा। इन 5 जजों ने CJI चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में इस केस की सुनवाई की और उन्होंने पाया कि, देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया चुनावी बॉन्ड? देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया। इन सब जो भी मैंने आपको तथ्य बताए थे उसके एवज में इसको रद्द किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द करते समय क्या कहा वो हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19A में मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। उन्होंने सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था, उन्होंने ये कहा कि ये जो 19A में मतदाताओं को जो सूचना का अधिकार मिलता है जिसमें, उसका उल्लंघन करता है। यानी कि जो मतदाता हैं और जिसको वो मत दे रहे हैं उनको अपनी राजनीतिक पार्टी के बारे में ये बात पता ही नहीं है कि उन पर पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये तो संविधान के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, क्योंकि उनको सूचना मिलनी चाहिए। ये कोई कॉन्फिडेंशियल इशू नहीं है कि जिसको गुप्त रखा जाए। ये तो दान है, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, तो इसकी सार्वजनिक घोषणा होनी चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है और किसको दिया जा रहा है। तो जो 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। देखिए सबसे जो हमारा फैसला आया जो 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको, जो चुनावी बॉन्ड है हमारा, उसको असंवैधानिक करार दिया और असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब मैंने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताया और इसकी संपूर्ण जानकारी दी और जो सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने 1 महीने के अंदर जो SBI बैंक है हमारी उसको कहा है कि जितने भी इन सालों में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जारी किए गए हैं उनको उनका हिसाब किताब देने को कहा है और इनका सारा ब्यौरा उसको देना है। और इसी के साथ हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा मेरा टॉपिक और इसका एक एक पॉइंट, एक एक तथ्य मैंने बताया है और ये अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अभी फ़िलहाल में सरकार ने इसके एवज में कोई भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं दिया है कि इसके एवज में दूसरी प्रणाली क्या अपनाई जाएगी जिसके द्वारा दान किया जा सके। केवल अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को रद्द करने का फैसला सुनाया है और 1 महीने के अंदर SBI को इसका रिकॉर्ड देने के लिए कहा है कि 1 महीने के अंदर आप इसका रिकॉर्ड दीजिए
किस व्यक्ति ने कितना दान किया है किस पार्टी को। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।